ये क्वेश्चन गिवन था। 4A converted into 5B। इसका परसेंटेज डिसोसिएशन 10% है एट P is equal to 2 atmosphere, T is equal to 300 Kelvin। तो फिर बोल रहा है कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा एट P is equal to 0.04 atmosphere and T is equal to 300 Kelvin। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें T is equal to 0 पे एज्यूम कर लेते इसका 1 मोल है, इसका 0। इक्विलिब्रियम पे इसका 1 माइनस अल्फा, तो इसका 5/4 अल्फा हो जाएगा। तो Kn को अगर कंसीडर करें तो Kn इज इक्वल टू 5/4 अल्फा टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस अल्फा टू द पावर 4। ये Kn हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप Kp निकालोगे तो दिस इंप्लाइज Kp इज इक्वल टू Kn into P total upon N total to the power delta Ng। तो Kn यहाँ पे आ जाएगा 5 अल्फा टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर 4। ठीक है। तो अब आप देखो, ये तो हो गया Kn मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। तो P टोटल P है अपॉन N टोटल। N टोटल को अगर कंसीडर कर तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 5/4 अल्फा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/4 अल्फा, 1 प्लस 1/4 अल्फा टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng अगर आप देखो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो ये Kp आ गया। तो यानी कि Kp का एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो Kp का एक्सप्रेशन आ गया 5 अल्फा टू द पावर 5 इंटू P डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/4 अल्फा, यानी कि आप इसको यही लिख दो इंटू 1 प्लस 1/4 अल्फा। अब आप फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू को पुट कर दो। अगर आप फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू को पुट करते हो तो अल्फा जो है वो यहाँ पे 0.1 है और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। तो 5 इंटू 0.1 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, नहीं इंटू 2, P जो है यहाँ पे प्रेशर जो है 2 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 0.25 इंटू 0.1, तो 1 प्लस 0.025। तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब जरा इसको सॉल्व करके बताओ ये कितना आता है। ये वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है।
7.2 into 10 power minus 4. 9 into 10 power minus 5. क्या हो रहा है भाई? ये 0.5 है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, 1/2 टू द पावर 5 इंटू 2, तो 1/2 टू द पावर 4। ठीक है, तो 0.5 टू द पावर 4 ये ऊपर में, और नीचे 0.9 टू द पावर 4, तो 0.5 अपॉन 0.9 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप इसको देखो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 टू द पावर 5 इंटू 1.025। तो ये आप लिख सकते हो 5/9 टू द पावर 4। ऊपर में आ गया 625 अपॉन 9 टू द पावर 4, 81 इंटू 81 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 5, 64 इंटू 16 इंटू 1.025। तो ये एग्जैक्टली क्या आता है? 9 इंटू 10 पावर माइनस 5 सही है, 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 सही है भाई? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5। 9 इंटू 10 पावर माइनस 5 सही है, तो ये 9 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ गया। अब आप देखो, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से सेकंड केस में भी केपी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर आप सेकंड केस में देखो तो केपी तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 5 रहेगा। ठीक है, केपी 9 इंटू 10 पावर माइनस 5 रहेगा, इज इक्वल टू 5 अल्फा, 5 अल्फा टू द पावर 5 इंटू पी वैल्यू तब 0.04 है, डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.25 अल्फा। वन प्लस 0.25 अल्फा। तो अब आपको इसको सॉल्व करके अल्फा निकालना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है यहाँ पे। कोई तरीका तो है नहीं इसको और सिंप्लीफाई करने का, इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
अच्छा, इसमें अगर ऑप्शन गिवन है ना, तो ऑप्शन होने की सिचुएशन में आप जो है बिना कैलकुलेशन किए गेस कर सकते हो। तो हो सकता है कि इसमें जो है आपको ऑप्शन के बेसिस पे आइडिया लग जाए। ये 4 ऑप्शन गिवन है, 8%, 20%, 5%, 10%। क्या होना चाहिए बोलो? सर 20। क्योंकि आप यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर को डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जिधर गैसियस मोल इंक्रीज करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड जाने का मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ना चाहिए। तो आप उस बेसिस पे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें परसेंटेज डिसोसिएशन ज्यादा है पहले से, बाकी सब में कम है, इसलिए यही होना चाहिए, बी ऑप्शन, बिना कैलकुलेशन। आया समझ में बेटा? अरे समझ में आया कि नहीं? तो ये तो फिर डायरेक्टली भी कर सकते थे। हाँ, वही बात है। अगर ऑप्शन गिवन होता तो फिर उस सिचुएशन में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे जो है ली चार्टेलियस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन के बेसिस पे आंसर कर सकते थे। हो सकता हो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया हो कि आप जो डेटा को देख करके जो वहां पे सॉल्व करने में उलझेगा उसका तो बेड़ा गर्क है, ठीक है, और जो इस बेसिस पे आंसर करेगा उसको टाइम ही नहीं लगेगा, वो फटाक से करके आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, a solid A dissociates to give B and C gases. A solid A dissociates to give B and C gases as shown. ये रिएक्शन गिवन है। आगे लिखो, at equilibrium some B gas is introduced. At equilibrium some B gas is introduced. At equilibrium some B gas is introduced, keeping volume constant. Keeping volume constant, so that pressure of B, so that pressure of B at new equilibrium, so that pressure of B at new equilibrium becomes equal to 8 upon 5 by root 2, 8 upon 5 by root 2 times original total pressure. Original total pressure. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, at equilibrium some B gas is introduced, keeping volume constant, so that pressure of B at new equilibrium becomes equal to 8 upon 5 root 2, 8 upon 5 root 2 times original total pressure. Calculate ratio of initial equilibrium pressure. Calculate ratio of initial equilibrium pressure of C. Calculate ratio of initial equilibrium pressure of C to that of its final pressure. To that of its final pressure. To that of its final pressure. यहाँ पे ये 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 1:2, सेकेंड ऑप्शन 2:1, थर्ड ऑप्शन
8 is to root 2, and fourth option root 2 is to 8. सर इनिशियल टू फाइनल पूछा है, फाइनल टू इनिशियल? लिखते नहीं हो तुम? कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सी टू दैट ऑफ इट्स फाइनल प्रेशर. बी आ गया. 2:1. 2:1 सही आंसर है. तो यहां पे आप देखो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे भाई ऑब्वियसली ये जो बी और सी प्रोड्यूस होगा इसी रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ होगा. तो अगर इसका 2 यूनिट प्रोड्यूस होता है तो इसका 3 यूनिट प्रोड्यूस होता है. तो मान लेते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो 2P0 है और इसका प्रेशर 3P0 है. ठीक है. और T इक्विलिब्रियम 2 पे इसका जो प्रेशर बता रहा है पीबी वो ये बता रहा है 8/5√2 इंटू टोटल प्रेशर. तो पहले टोटल प्रेशर 5P0 है तो ये हो जाएगा 8/5√2 इंटू 5P0 और इसका प्रेशर पीसी है जो आपको निकालना है. टेम्परेचर में यहाँ कोई चेंज हो नहीं रहा है तो टेम्परेचर वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए. तो अगर हम Kp को कंसीडर करें इस केस में तो Kp क्या आ जाएगा? Kp आ जाएगा 2 Kp यहाँ पे आ जाएगा 2P0 का स्क्वायर इंटू 3P0 का क्यूब. ठीक है. तो 108 P0 टू द पावर 5 ये आएगा Kp.
अब आप देखो केपी वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है तो आप ये बोल सकते हो कि 108 पी नॉट टू द पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको, और इधर इसको आप लिख सकते हो 4√2, तो 4√2 पी नॉट स्क्वायर इंटू पीसी क्यूब, ये होना चाहिए। अब आपको पीसी निकालना है तो पीसी क्यूब इज इक्वल टू, यहां से आप देखो तो ये आ जाएगा 108 पी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2, ये आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये आ गया 54 तो आप इसको लिख सकते हो 3 क्यूब इंटू 2 इंटू पी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 16 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 यानी कि 2 क्यूब। तो यहां से अगर आप देखो पीसी जो है, पीसी क्या आ जाएगा 3p0 बाई 2 आ जाएगा, पीसी 3p0 बाई 2, ये बाद वाला है। तो आपसे फाइनल अपॉन इनिशियल पूछा जा रहा है, तो पीसी एट टी इक्विलिब्रियम 2 अपॉन पीसी एट टी इक्विलिब्रियम 1, तो ये आ जाएगा 3p0 बाई 2 अपॉन 3p0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा कौन सा वैल्यू निकालने के लिए बोला गया भाई? 1/2 निकाल लो। इनिशियल अपॉन फाइनल ना? यस सर। अच्छा, फाइनल अपॉन इनिशियल मैंने लिख दिया, तो ये तो 1/2 आ रहा है, तो इनिशियल अपॉन फाइनल 2:1 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो फॉर अ गैसियस रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives 2SO3, delta H is equal to minus 440 kilojoule per mole. (2SO2 plus O2 gives 2SO3, delta H minus 440 kilojoule per mole at a temperature of 300 Kelvin. At a temperature of 300 Kelvin. Calculate delta U. Calculate delta U when 1 mole of SO2 is completely reacted. When 1 mole of SO2 is completely reacted with 1 mole of O2. When 1 mole of SO2 is completely reacted with 1 mole of O2 in a 10-liter rigid vessel, in a 10-liter rigid vessel, at an initial pressure of 50 bar,
at an initial pressure of 50 bar, which decreases to 20 bar, which decreases to 20 bar, which decreases to 20 bar. गलत है बेटा। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV होता है, और डेल्टा PV को आप लिख सकते हो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। यहाँ पे अगर आप देखो तो रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा H यहाँ पे डेल्टा U प्लस V डेल्टा P आ जाएगा।
डेल्टा एच -440 इज इक्वल टू डेल्टा यू निकालना है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, 1 मोल SO3 का प्रोड्यूस होगा, 1 मोल नहीं प्रोड्यूस होगा, 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा, 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इसका इसका अगर 1 मोल पूरा कंज्यूम होता है तो इसका 0.5 मोल ही कंज्यूम होगा। ठीक है, और इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो डेल्टा एच जो है यहाँ पे -440 किलो जूल पर मोल गिवन है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। तो वॉल्यूम यहाँ पे 10 गिवन है, और चेंज इन प्रेशर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल 20 - 50। ठीक है, और ये हो गया ये बार लीटर के टर्म्स में। तो इसको आपको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलो जूल होता है ना। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 1 लीटर एटमॉस्फेयर 100 जूल होता है, 100 किलो जूल होता है, 100 जूल होता है। ठीक है, तो अगर 100 जूल होता है तो ये हो जाएगा इंटू 100। हम ये बार लीटर को भी अप्रोक्सीमेटली वही लिख सकते हैं, तो इंटू 100, और ये जूल में है, डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल। अब यहां से डेल्टा यू आप निकाल लोगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू -440 -30 +30, तो ये आ जाएगा -410 -420। क्या कर रहा हूं मैं, -410 -410 किलो जूल आ रहा है। और यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट तो है नहीं, इसको हाफ करना पड़ेगा। इन्होंने आंसर -190 दिया हुआ है, लेकिन आ तो रहा है -410। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। When 1 mole of SO2 is completely reacted with 1 mole of O2 in a 10-liter rigid vessel at an initial pressure of 50 bar, which decreases to 20 bar. एक बार फिर से देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है। -190 किलो जूल की बना। सर फिर इन्होंने डेल्टा एच 220 लिया होगा, हाफ मोल कंसीडर किया होगा। वही किया है। डेल्टा एच को जो है ना, इसको हाफ किया है, -440 इंटू हाफ अगर ले लें, यानी कि ये हो जाएगा -220 + 30, तब ये -190 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है ना वो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री नहीं है। जो हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं
ठीक है, अगर हम उस डिफिनीशन को कंसीडर करें तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जब रिएक्टेंट अपने स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो होना चाहिए था इसका 2 मोल और इसका 1 मोल। ठीक है, इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 मोल ही गिवन है, तो मतलब इसका 1 मोल भले प्रेजेंट है लेकिन रिएक्ट तो हाफ ही करेगा, इसलिए आपको डेल्टा एच को जो है यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा और फिर उस डेल्टा एच को यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन आप देखो, जो नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है, डिफिनीशन क्या है कि जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने स्टोइकियोमेट्रिक मोलर अमाउंट में कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर अमाउंट में तो है नहीं, एज सच इफेक्टिवली जो अमाउंट SO2 का रिएक्ट कर रहा है वो जितना होना चाहिए था स्टोइकियोमेट्रिकली उसका हाफ है, इसलिए आपको डेल्टा एच को भी हाफ करके और फिर उस डेल्टा एच के करस्पॉन्डिंग डेल्टा यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, a container of volume 2 liter is separated into equal compartments, is separated into equal compartments, मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो, in one compartment 1 mole of an ideal monatomic gas, in one compartment 1 mole of an ideal monatomic gas is filled. In one compartment 1 mole of an ideal monatomic gas is filled at 1 bar pressure, at 1 bar pressure, and the other compartment is completely evacuated, and the other compartment is completely evacuated, मतलब वहां वैक्यूम। आगे लिखो, a pinhole is made, a pinhole is made, a pinhole is made, 1 मिनट बेटा जरा वेट करना।
हाँ बेटा, एक अर्जेंट कॉल थी, जरा नोट करो क्वेश्चन को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इज सेपरेटेड इनटू इक्वल कंपार्टमेंट्स. In one compartment, 1 mole of an ideal monatomic gas is filled at 1 bar pressure and the other compartment is completely evacuated. A pinhole is made in the separator. A pinhole is made in the separator, so gas expands to occupy. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. A pinhole is made in the separator, so gas expands to occupy full 2 liter, and heat is supplied to gas so that finally pressure of gas equals 1 bar. ठीक है, so that finally pressure equals 1 bar. Finally pressure equals 1 bar. Then तो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना करके आपको बता देता हूं. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. ऊपर में वैक्यूम है, नीचे प्रेशर 1 बार है. इधर ऊपर वाला वॉल्यूम भी 1 लीटर है, नीचे वाला वॉल्यूम भी 1 लीटर है. यहाँ पे एक पिन होल बना करके गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है. चार ऑप्शन गिवन है, फटाफट इसको नोट करो. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड दिस इज इक्वल टू 150 जूल. सेकंड ऑप्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू 250 जूल. थर्ड ऑप्शन है डेल्टा ई इज इक्वल टू 100 जूल. फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड दिस इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो बेटा फटाफट.
क्या है बेटा? बी ऑप्शन, डेल्टा एच इज इक्वल टू 250 जूल। एक मिनट बेटा, सही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू 250 जूल जो है ये सही आंसर है। कैसे सॉल्व किया अब ये बताओ? सर पी इक्वल्स एनआरटी लगाया, वॉल्यूम ट्वाइस हो गई और तो टेम्परेचर इसमें ट्वाइस हो जाएगा इनिशियल के। वॉल्यूम ट्वाइस हो गया तो टेम्परेचर भी ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि प्रेशर 1 बार है दोनों केसेस में। सही है। उस हाँ, फिर एनसीपी डेल्टा टी लगाया। सीपी डेल्टा टी यूज कर लिया, वेरी गुड, सही है बेटा, सही है। ये समझ में आ गया सबको? भाई देखो, पहले गैस जो है सिर्फ 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट थी, ठीक है। जब हमने यहाँ पे पिन होल बनाया तो उस प्रोसेस में क्या है, गैस ये पूरे 2 लीटर में प्रेजेंट हो गई। तो अगर गैस पूरे 2 लीटर में प्रेजेंट हो गई तो उस कंडीशन में अगर आप देखो, और प्रेशर बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, बाद में फाइनल प्रेशर पूरे कंटेनर में 1 बार है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम को अगर आपने डबल कर दिया तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ एन एंड टी एट कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो नेचुरल सी बात है टेम्परेचर भी डबल होगा। तो इसलिए जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर का डबल होगा। तो फिर डेल्टा एच को अगर कंसीडर करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। तो यहां से अभी यहां पे देखो ये गिवन है आइडियल मोनोटॉमिक गैस, तो सीपी इसका 5/2 आर हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल 1 गिवन है, तो 1 इंटू 5/2 आर, ठीक है। 5/2 आर, आर वैल्यू जूल के टर्म्स में अगर कंसीडर करें तो 8.314 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो यहां पे टेम्परेचर इनिशियली आप निकाल सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो बस आप उसके बेसिस पे सॉल्व कर लो। तो 2t माइनस टी, तो ये टी आ जाएगा, वही टेम्परेचर पुट करके आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर लो। क्लियर है बेटा? अरे ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। लिखो एक्सप्रेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, express the average kinetic energy per mole, express the average kinetic energy per mole of a monatomic gas, express the average kinetic energy per mole of a monatomic gas of molar mass capital M, of molar mass capital M, temperature T Kelvin, at temperature T Kelvin, in terms of the average speed, in terms of average speed of the molecule, in terms of average speed of the molecule। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्रेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस, ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास कैपिटल M at temperature T Kelvin in terms of the average speed of the molecule, in terms of average speed of the molecule।
3 pi m by 16 into v average square. 3 pi m by 16 into v average square. ये सही आंसर है बेटा, ये सही आंसर है। तो आप यहां पे देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आरएमएस स्पीड के टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो हाफ एम मोलर मास इंटू वी आर एम एस स्क्वायर होता है, इंटू वी आर एम एस स्क्वायर होता है। अच्छा, वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम, और वी एवरेज होता है अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम। 8RT अपॉन पाई एम अगर आप स्क्वायरिंग कर दो तो वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT बाई एम। तो वी एवरेज स्क्वायर अगर आप देखोगे तो वी एवरेज स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8RT अपॉन पाई एम, ये आ जाएगा। अब आप देखो, आपको इसको वी एवरेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो RT बाई एम जो है, RT बाई एम क्या लिख सकते हो? RT बाई एम इज इक्वल टू पाई वी एवरेज स्क्वायर, पाई वी एवरेज स्क्वायर बाई 8। इसको यहां पे पुट कर दो, ठीक है, RT बाई एम की जगह पे, और ये वी आर एम एस स्क्वायर यहां पुट कर दो। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आप देखोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या आ जाएगा? हाफ इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, इंटू RT बाई एम। तो RT बाई एम क्या हो जाएगा? पाई वी एवरेज स्क्वायर बाई 8। अब आप यहां से देखो तो क्या आ गया? 3 पाई एम बाई 16 वी एवरेज स्क्वायर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको नीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नीटा आर रिलेटेड विथ वेलोसिटी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नीटा आर रिलेटेड विथ वेलोसिटी according to relation neta is equal to -3/4 v square plus 3v minus 9/4। यहाँ पे जो v है बोल रहा है कि वो 1 से 3 के बीच में लाई करती। लिखो, then find most probable speed, then find most probable speed, then find most probable speed। रिपीट करना। Fraction of molecules neta are related with velocity according to relation। ये relation given है, यहाँ पे v वैल्यू 1 से 3 की रेंज में लाई कर रही, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू क्या होगी? सर 2। एक मिनट बेटा बताता हूँ।
हाँ सही है। क्या किया? सर डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमा पे आती है ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? वी के वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करके फिर उसके बाद आप निकाल लोगे। सही है। तो यहाँ पे आपको डी नीटा बाई डीवी कैलकुलेट करना होगा। तो ये आ जाएगा -3/2 v प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो v इज इक्वल टू 6/3 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम at constant volume at constant volume at constant volume Z11 is directly proportional to Z11 is directly proportional to at constant volume Z11 is directly proportional to under root P T square T। Z11 क्या है पता है? नो सर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रूट ऑफ प्रेशर, हाँ, रूट ऑफ प्रेशर। रूट ऑफ प्रेशर सही है। मुझे मतलब इसी बात को लेकर के अटके पड़े थे कि ये Z11 क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गैसियस N2O4 गैसियस N2O4 dissociates into gaseous NO2। gaseous N2O4 dissociates into gaseous NO2 according to reaction ये रिएक्शन है। आगे लिखो एट 300 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर at 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure, the degree of dissociation of N2O4 is 0.2. The degree of dissociation of N2O4 is 0.2.
आगे लिखो, इफ 1 mole of N2O4 gas is contained in a vessel, if 1 mole of N2O4 gas is contained in a vessel, if 1 mole of N2O4 gas is contained in a vessel, then the density of the equilibrium mixture is, density of equilibrium mixture is 3.11 gram per liter. हाँ सही है, 3.11 ग्राम पर लीटर सही आंसर है। आप यहाँ पे देखो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपको निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा पी एम मिक्सचर अपॉन आर टी। ठीक है, पी एम मिक्सचर अपॉन आर टी। तो पी पता है, टी पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आपको निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालोगे, इसका 1 मोल है, इसका 0 है, इसका 1 माइनस अल्फा, तो इसका 2 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा 0.2 है तो 0.8 हो गया, ये 0.4 हो गया। ठीक है, तो अब हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर कंसीडर करें, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4, तो N2O4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 92 इंटू 0.8 बाई 1.2, 0.8 अपॉन 1.2 कितना हो जाएगा, 2/3। 98 इंटू 2/3 ये मोल फ्रैक्शन हो गया N2O4, प्लस 46 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 46/3।
92 को आप 2 इंटू 46 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 46, तो 2 इंटू 2 46/3 प्लस 46/3, तो 46/3 प्लस 46/3, तो 2 इंटू 46/3, एक मिनट बेटा, 46/3 को अगर हम कॉमन ले लें तो 4 + 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 46/3 को कॉमन 4 + 1, तो 46 इंटू 5/3 आ जाएगा। 46 इंटू 5/3 आ गया। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, P1 M मिक्सचर 5 इंटू 46/3 इंटू R वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म्स में 0.082 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 300। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज मैंने सही पुट किया ना? तो ये 3.11 ग्राम पर लीटर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर द नॉन जीरो वैल्यूज, फॉर द नॉन जीरो वैल्यूज of force of attraction, for the non-zero values of force of attraction, for the non-zero values of force of attraction between gas molecules, between gas molecules, between gas molecules, gas equation will be, gas equation will be PV is equal to nRT minus n square A by V. PV is equal to nRT plus NBP. PV is equal to nRT. P is equal to nRT upon V minus B. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस इक्वेशन विल बी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे अगर आप देखो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये अप्रोक्सीमेशन है, ये वाला V माइनस बी वाला, V माइनस बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, ये तो होल्ड करेगा, लेकिन P प्लस A बाई वी स्क्वायर इज P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर, ये वाला जो अप्रोक्सीमेशन है इसको आप अप्रोक्सीमेटली P नहीं बोल सकते, ये नहीं होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा। तो अगर ये होल्ड करेगा तो फिर आप ये बोल सकते हो कि P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर, P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इज इक्वल टू nRT। तो फिर यहां से अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT माइनस एन स्क्वायर A बाई वी, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट लो प्रेशर, at low pressure, at low pressure for 1 mole, at low pressure for 1 mole, the van der Waal equation is written as, the van der Waal equation is written as P plus A by V square into B into V is equal to RT. Determine compressibility factor for the gas. Determine compressibility factor for the gas. Compressibility factor for the gas. हाँ सही है, तो आप इसको लिख सकते हो PV प्लस A बाई V इज इक्वल टू RT. RT से आप दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो PV बाई RT इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RT V, और यही PV बाई RT Z होता है. 1 माइनस A अपॉन RT V, ये होना चाहिए आंसर. ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ये क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, वो भी करवा देना. अच्छा ठीक है, आज करवाना जरूरी है, कल करवा दूं? ओके सर. एक क्वेश्चन और नोट करो. एट मॉडरेट प्रेशर, at moderate pressure the compressibility factor, at moderate pressure the compressibility factor of a gas is given by, at moderate pressure the compressibility factor of a gas is given by Z is equal to 1 plus 0.4 P minus 200 P by T, minus 200 P by T. तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है. मैं तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूं, सब लोग ट्राई करना उसको. ठीक है, और अगर सॉल्व कर लेते तो पूरा प्रॉपर सोल्यूशन जो शेयर कर देना. क्वेश्चन कहीं से भी आए, एक प्रैक्टिस ही होगी आपकी. समझ में आ रहा है बेटा सबको? अभी जैसे इसने आदित्य ने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, जो तुमने सॉल्व किया था, ये आदित्य ने शेयर किया था क्वेश्चन. अभी उसमें एक ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन रह गया है, उसको भी ट्राई करो. सर ऑर्गेनिक वाला कौन सा? एक क्वेश्चन उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी था. सर मैंने किया था, वो आगे आपने चेक नहीं किया. लेकिन नहीं, जब फिर तो तुमने जो शेयर किया था उसमें था नहीं वो. सर जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बताना था, हाँ हाँ, सर मैंने वो किया था, उसके नीचे PDF में है. चलो फिर मैं देख लेता हूँ. $500 केल्विन. हाँ, 500 केल्विन सही आंसर है. तो क्या किया तुमने? Z को 1 कर दिया. सही है, बॉयल्स टेम्परेचर पे अप टू मॉडरेट प्रेशर गैस आइडियलिटी को फॉलो करता है. तो अगर गैस आइडियलिटी को फॉलो कर रहे तो जेड वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके और फिर उसके बाद टेम्परेचर सॉल्व कर लो.
टू मॉडरेट प्रेशर Z is equal to 1 at boils temperature। तो फिर यहां से देखोगे तो फिर यहां से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 0.4 P इज इक्वल टू 200 P बाई T। P कैंसिल हो गया तो T इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.4 तो 500 केल्विन आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, मैं तुम्हारे ग्रुप में भी बोल रहा हूँ, वो सिर्फ इन्हीं के ग्रुप में नहीं, तुम्हारे ग्रुप में भी क्वेश्चन को शेयर करूंगा। चलो फिर ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट गैसेस स्टेट में तो पूरा ही कवर कर लिया है गैसेस स्टेट को, बस ये रियल गैस में कुछ एक क्वेश्चन और ऐसे बीच बीच में कराता रहूंगा। और अब मेरा फोकस रहेगा थर्मोडायनामिक्स पे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पे मेनली फोकस रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग काफी कर चुके हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के, और अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी ऐड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। सॉलिड स्टेट भी। सॉलिड स्टेट भी, चलो कोई बात नहीं, सॉलिड स्टेट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा।